हेलो स्टूडेंट्स, एक्सपर्ट पढ़ाई प्लेटफॉर्म पे मैं यशस्वी कौशल फिर से आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं जिस टॉपिक की चर्चा यहाँ करूँगा वो है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, ये नाम हमने सुना हुआ है। क्या ये पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ से अलग है? पॉलीक्लोनल मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ में क्या डिफरेंस है, कैसे ये बनती हैं, कहाँ बनती हैं, कुछ ऐसी बातों की चर्चा हम आज करेंगे। मैं पहले आपको बता दूं, यहाँ पे एंटीबॉडीज़ की बात हो रही है। तो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो प्रोटीन्स जो किसी एंटीजन के विशेष हिस्से, जिसको एपिटोप कहते हैं, उससे जाकर बाइंड हो जाते हैं, उससे जाकर जुड़ जाते हैं। अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में इसके बारे में थोड़ी बहुत बात आपको बताई भी थी कि भाई हमारे शरीर में कुछ ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जिनको अपन कहते हैं बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर्स। ऐसे केमिकल्स हम लेबोरेटरी में भी बना रहे हैं, जैसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। तो ये वाली चर्चा में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ आई थी और उस समय मैंने आपको बताया था कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं वो किसी एक बी लिम्फोसाइट को हम लेबोरेटरी में क्लोन करते हैं, यानी उसको मल्टीप्लाई कराते हैं और उसमें से ये एंटीबॉडी बनाते हैं। और ये वाली एंटीबॉडी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो बनती हैं, वो एंटीबॉडीज़ किसी एक विशेष एंटीजन के किसी एक विशेष भाग से ही जुड़ सकती हैं। और आपको याद होगा, उस भाग को अपन कहते हैं जिसमें एंटीबॉडी जाकर बाइंड होती है, एपिटोप। तो किसी एक विशेष एपिटोप से जाकर ही वो जुड़ती है। तो इन चीज़ों को ही चर्चा करेंगे। फिर पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, कैसे बनती हैं, ये कुछ एक बातें और करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज अपन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ वर्सेस पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, हेडिंग डाल रहा हूँ आज की, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ एंड पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़। मोनोक्लोनल वर्सेस पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़। सबसे पहले मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ और पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ में वर्ड आया एंटीबॉडीज़। तो इसके बारे में हल्का सा मैं आपको आइडिया दे दूं। दीज आर द प्रोटीन्स अब ये जो प्रोटीन्स हैं, ध्यान रखिएगा, नेचुरली ब्लड में मिलते हैं हमको और इम्यूनिटी से रिलेटेड हैं। तो आप इनको किस नाम से जानते हो? इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स। इनको ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है। ये ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स जो होते हैं वाटर इंसॉल्युबल होते हैं और इम्यूनिटी में काम आ रहे हैं, तो इम्यूनोग्लोब्यूलिन कहलाएंगे। दीज आर प्रोटीन्स दैट बाइंड टू अ स्पेसिफिक, एक विशेष एरिया विच इज कॉल्ड एपिटोप ऑफ अ पर्टिकुलर एंटीजन। तो ये जो चीज़ है, इससे हमको समझ में आ रहा है। हो सकता है आप में से कोई पूछे, सर एंटीजन क्या होता है? भाई एंटीजन भी क्या होता है, या तो वो शुगर होती है या प्रोटीन होता है, और उसी एंटीजन या शुगर की जो शेप होती है उसके अकॉर्डिंग हमारे एंटीबॉडी के पास एक शेप होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग मतलब उससे जाकर जुड़ सकना चाहिए। जैसे कि अगर एंटीजन को हम ताला मान लें तो एंटीबॉडी चाबी है और एंटीबॉडी जाकर उसके अंदर सही से फिक्स होनी चाहिए। तो एक विशेष चाबी एक विशेष ताले में फिक्स हो सकती है, बिल्कुल वैसे ही किसी एक विशेष एंटीजन से कोई विशेष एंटीबॉडी जुड़ सकती है। पर क्या पूरे के पूरे एंटीजन पे कोई एंटीबॉडी बैठ सकती है? तो इसका आंसर है नहीं। एंटीजन बड़ा होता है, उसकी सरफेस पे कई ऐसी जगह होती हैं जिन पे एंटीबॉडी बैठ सकती है, पर उन हर जगह का शेप अलग होता है। तो कोई एक एंटीबॉडी की कोई एक विशेष शेप पर ही जाकर फिक्स हो सकती है। एक ही एंटीबॉडी उन सारी जगहों पे नहीं बैठ पाएगी। इसीलिए आप कह सकते हो कि एक एंटीजन के पास बहुत सारे एपिटोप होते हैं और किसी एक एपिटोप से जाकर ही वो एंटीबॉडीज़ जुड़ सकती हैं। तो ये जो है एक स्पेसिफिक एरिया से जाके जुड़ती हैं, जिसे एपिटोप कहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई है कि एंटीजन, एन एंटीजन, किसी एक एंटीजन के पास में हैव हो सकते हैं मैनी डिफरेंट एपिटोप्स। तो ये एपिटोप्स भी डिफरेंट हो सकते हैं।
अब अपन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की बात करते हैं कि भाई मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या है, कैसी है, कहाँ बनती है। तो इस चीज़ को लेके चलते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, देखिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो हैं उनको हम लेबोरेटरी में बनाते हैं लार्ज स्केल पर। कैसे बनाते हैं उसका एक आइडिया है जो कोहलर और मिलस्टीन ने दिया था। उन्होंने कहा था कि भाई बी लिम्फोसाइट सेल मल्टीप्लाई करके अपने क्लोन्स बनाता है और उस क्लोन्स जिनको प्लाज्मा सेल्स कहते हैं वो क्लोन्स से एंटीबॉडी प्रोटीन बन के निकलते हैं। ये ठीक बात है, लेकिन हम एक बी सेल को शरीर के बाहर मल्टीप्लाई कैसे कराएं? शरीर के बाहर आने पर आप कितनी भी अच्छी उसको कंडीशंस देंगे, कल्चर मीडियम में कैसा भी रखेंगे, पर वो बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई नहीं होता। तो इसके लिए कोहलर और मिलस्टीन ने एक इनोवेटिव आइडिया दिया था हमें। उन्होंने कहा था कि क्यों ना एक बी सेल यानी बी लिम्फोसाइट को कैंसर सेल से फ्यूज़ करा दिया जाए। अब देखिए कैंसर सेल से फ्यूज़ करा देंगे तो कैंसर सेल वैसे तो नॉर्मल है, उसमें एक लेकिन खराबी हो गई है कि वो अनकंट्रोल मल्टीप्लिकेशन कर रहा है। और बी सेल के संग प्रॉपर्टी क्या है कि वो मल्टीप्लाई होने के बाद एंटीबॉडी बनाता है। तो हम बी सेल और कैंसर सेल उन दोनों को आपस में फ्यूज़ कराकर एक हाइब्रिड बनाना चाह रहे हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को हम लेबोरेटरी में कैसे बनाते हैं? इन लेबोरेटरी में हम क्या करते हैं, वी टेक वन बी लिम्फोसाइट सेल और इसका फ्यूजन कराते हैं। इसका मतलब फ्यूजन करा रहे हैं। वी फ्यूज दिस वन बी लिम्फोसाइट सेल विद अ माइलोमा सेल। हम इसको कैंसर सेल भी कह सकते हैं, कैंसर सेल। अब इन दोनों के फ्यूजन से आपको मिलेगा एक हाइब्रिड सेल। हाइब्रिड सेल जो मिलेगा डेफिनेटली इट वुड हैव प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ दीज सेल्स। हाइब्रिडोमा सेल इसको आप कहेंगे। ये हाइब्रिडोमा सेल्स के पास दो प्रॉपर्टीज होंगी। इट वुड हैव टू प्रॉपर्टीज। ये दो प्रॉपर्टीज में क्या होगी? सबसे पहले तो इट कैन मल्टीप्लाई टू प्रोड्यूस क्लोन्स ऑफ इटसेल्फ, टू प्रोड्यूस क्लोन्स। और इन क्लोन्स को अपन क्या बोलते हैं? एक बी सेल के क्लोन्स कहलाते हैं प्लाज्मा सेल्स। और ये प्लाज्मा सेल से आगे चल के एंटीबॉडी बनती है। और दूसरा है अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन। अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो चीज़ है, ये दो प्रॉपर्टी यहाँ पे हम देख रहे हैं। अनकंट्रोल्ड, अब मैंने आपको बताया कि क्लोन्स बनाएगा, क्लोन्स से आगे चल के क्या बनेंगे? एंटीबॉडी प्रोटीन्स निकलेंगे। तो ये एंटीबॉडी प्रोटीन्स जो हैं हमको यही चाहिए और बहुत ज़्यादा नंबर में चाहिए। तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन ये वाली चीज़ भी मिल रही है और मल्टीप्लाई भी कर रहा है क्योंकि कैंसर सेल के संग फ्यूज हो गया। कैंसर सेल की यही प्रॉपर्टी होती है। तो ये हाइब्रिडोमा सेल आपको बहुत सारी एंटीबॉडीज़ देगा और ये एंटीबॉडीज़ जो हमको मिलेंगी, ऑल दीज एंटीबॉडीज़ दे विल बी ऑफ ऑल वन टाइप, सेम टाइप। यू कॉल देम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। सो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ will be prepared, monoclonal antibodies would be generated, are generated in this. अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज किसी एक एपिटोप को ही पहचान सकती हैं, ध्यान ये रखिए। तो ये वाली चीज़ को अपन यहाँ पे हाईलाइट करते हैं कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कैन रिकग्नाइज, कैन आइडेंटिफाइड आइडेंटिफाई भी करेंगी, उससे बाइंड भी करेंगी। बाइंड टू ओनली टू अ सिंगल एपिटोप ऑफ
अ स्पेसिफिक एंटीजन, किसी एक एंटीजन के किसी एक एपिटोप से ये बाइंड कर सकती है, सिंगल एपिटोप ऑफ अ स्पेसिफिक एंटीजन। और चूंकि वो उस एपिटोप और एंटीजन से बाइंड कर जाएंगे, हम उनको पहचान सकते हैं। अगर ये एंटीजन कैंसर सेल एंटीजन है तो कैंसर सेल डिटेक्ट कर लेंगे हम। दस यूज्ड इन द आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर सेल्स। तो ये चीज़ हमें समझ में आ रही है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, अब वो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, आपको मैंने पहले भी बताया। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी में आप पहले से एक रेडियो एक्टिव एटम या रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल को डाल देंगे और वो जाकर बाइंड हो जाएगी कैंसर सेल के एंटीजन से। फिर वो रेडियो एक्टिव है तो पक्का है कि वो उससे अल्फा बीटा गामा रेज निकलेंगी, जिसको हम बड़े आराम से किसी सेंसर या डिटेक्टर की सहायता से पता कर लेंगे, देख लेंगे। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जहाँ पर भी हमारी बॉडी में जाकर इकट्ठी हो चुकी होगी, कैंसर सेल से जुड़ चुकी होगी, वहाँ पर वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी। आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई बॉडी में इस जगह पर कैंसर सेल जमा हो गए हैं। तो इस तरह से होता है। ट्रीटमेंट कैसे होगा भाई? एंटीबॉडी की क्या प्रॉपर्टी होती है? एंटीबॉडीज़ की कई तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जब वो एंटीजन से बाइंड कर जाती हैं तो हो सकता है वो कुछ फैगोसाइटिक सेल्स या कुछ ऐसे सेल्स जो कि कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करते हो, ऐसे इम्यून सेल्स को अपने पास बुलाएं और उसके माध्यम से कैंसर सेल को ख़त्म करा दें। तो ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ इसी तरह से ट्रीटमेंट के लिए काम आ जाती हैं। अब बात आती है पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ की। तो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ में क्या डिफरेंस है वो देख लीजिए। पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ को बनाने में ज़रूरी नहीं कि आप लेबोरेटरी में जाएं, वो बॉडी में भी बन सकती हैं। तो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ ये भी एंटीबॉडीज़ हैं, पर वर्ड पॉलीक्लोनल लगा है, इससे सीधा मतलब है कि ये खूब सारे अलग अलग बी सेल्स के क्लोन्स की सहायता से प्राप्त हो रही है। यानी कि ये आपको मिलेगी, these are obtained or generated from the clones। देखिए क्लोन्स को आप कहते हैं प्लाज्मा सेल्स, मैं पहले ही बता दूं। बी सेल्स के क्लोन्स जो होते हैं ना, बी लिम्फोसाइट के क्लोन्स, एक बी लिम्फोसाइट सेल मल्टीप्लाई करके जो अपने ढेर सारी कॉपीज बनाता है, उन कॉपीज को प्लाज्मा सेल्स कहते हैं आप। तो जनरेटेड फ्रॉम क्लोन्स ऑफ मैनी डिफरेंट बी लिम्फोसाइट्स। तो यहाँ पर थोड़ी बात अलग हो गई। यहाँ मैनी डिफरेंट बी लिम्फोसाइट्स की सहायता से आपको मिल रही है। अब ये बहुत सारे जो अलग अलग बी लिम्फोसाइट हैं, ये किसी एक ही एंटीजन पे काम करेंगे, क्योंकि इनसे बनने वाली एंटीबॉडीज उस एक एंटीजन के अलग अलग एपिटोप को पहचान कर उससे बाइंड होगी। तो ये वाली चीज़ है जो हमको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ये जो अलग अलग बी सेल्स हैं वो अलग अलग एंटीजन पे नहीं, एंटीजन तो एक के खिलाफ ही काम कर रहे हैं, पर उस एंटीजन के ऊपर जो अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग एपिटोप हैं जिनकी शेप अलग अलग है, उन शेप्स के आधार पर हम कह सकते हैं कि अलग अलग एपिटोप को पहचानने वाली, उनसे जुड़ने वाली एंटीबॉडी ये निकालते होंगे। तो यही चीज़ हमको यहाँ पर हाईलाइट करनी है, यहाँ पर इसको लेके आना है हमें। तो देखिए इसी बात को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कि ये अलग अलग बी सेल्स के क्लोन से मिल रही है आपको। ये एंटीबॉडी किसी एक विशेष एंटीजन के अनेक डिफरेंट एपिटोप से जुड़ेगी। दीज एंटीबॉडीज बाइंड टू डिफरेंट एपिटोप्स। देखिए ये ऊपर जो लिखा था ना अपन ने मोनोक्लोनल के लिए, उससे अलग लिख रहे हैं। एपिटोप्स ऑफ अ स्पेसिफिक एंटीबॉडी ऑफ अ स्पेसिफिक एंटीजन, नॉट एंटीबॉडी, सॉरी। देखिए डिफरेंट एपिटोप्स ऑफ अ स्पेसिफिक एंटीजन, तो ऊपर लिखा था सिंगल एपिटोप ऑफ अ स्पेसिफिक एंटीजन या डिफरेंट एपिटोप ऑफ अ स्पेसिफिक एंटीजन, हमने लिख लिया है। अब ये
आपको बॉडी में भी मिल सकती है, कैन बी प्रोड्यूस्ड इन विवो, तो ये बॉडी के अंदर ही मिल सकती है, कैन बी प्रोड्यूस्ड इन आर बॉडी अलोन। पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज are produced in our body alone. अब ऐसा कब होता है, जब कोई एंटीजन हमारी बॉडी में प्रवेश करता है। कोई एंटीजन जब हमारी बॉडी में आएगा तो क्या होगा, उसके जैसे कि मैं एक एंटीजन यहाँ पे बना रहा हूँ, मान लीजिए ये एक एंटीजन है ऐसा, इसके ऊपर अलग अलग एपिटोप या रीजन्स हैं। जैसे मान लीजिए एक ये रीजन है इस तरह का, एक ये रीजन है ऐसा गोल सा, एक चौकोर सा रीजन है ऐसा। इन सब से एंटीबॉडी जाकर जुड़ सकती है। तो क्या होगा, बी सेल 3 अलग अलग अब आएंगे। तो बी सेल जो होंगे वो 3 अलग अलग तरह के होंगे। वो 3 अलग अलग तरह के जो बी सेल्स हैं, उनमें से एक अपन इस कलर का ले लेते हैं भाई, देखो ये बी सेल एक आ गया, ये बी लिम्फोसाइट, ये इसके संग इंटरैक्ट कर रहा है। इसी तरह एक दूसरा बी सेल भी आ सकता है। ये वाला जो दूसरा बी सेल है, ये बी सेल इससे इंटरैक्ट कर रहा है। ये देखिए ये भी बी सेल है, दिस इज ऑल्सो अ बी सेल। इसी तरह अपन देखेंगे एक तीसरा बी सेल आ रहा है। ये जो तीसरा बी सेल है, ये बी सेल इससे इंटरैक्ट कर रहा है। ये देखिए दिस इज ऑल्सो अ बी सेल। अब ये जो तीनों बी सेल हैं, इन्होंने 3 अलग अलग स्थानों को पहचान लिया है इस एंटीजन के। ये जो ब्लैक कलर की चीज़ मैंने बनाई है, कोई सेल नहीं है, ये भी एक प्रोटीन या शुगर है, ध्यान रखिए। ये एक एंटीजन है, ध्यान रखना, ये एक एंटीजन है। और इसके ये वाले जो क्षेत्र हैं, ये एपिटोप हैं। एपिटोप एंटीजन का वो हिस्सा होता है जिससे एंटीबॉडी जाकर जुड़ सकती है। तो ये जो एंटीजन है, इसके ऊपर ये एपिटोप बैठे हैं। अब अपन इस चीज़ को देखेंगे कि ये तीनों बी सेल्स क्या करेंगे। ये बी सेल्स तीनों के तीनों, दे विल गेट एन इंफॉर्मेशन फ्रॉम टी सेल दैट यू ऑल शुड मल्टीप्लाई। तो क्या होगा, टी सेल्स इन तीनों को ही कहेगा, इसको भी कहेगा, इसको भी कहेगा और इसको भी कहेगा कि भाई अपने क्लोन्स बनाओ, क्लोनिंग। एंड द वर्ड क्लोनिंग इंडिकेट्स मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई हो, इसका मतलब ये है। तो डेफिनेटली बताने की ज़रूरत नहीं है कि बी सेल जो होगा वो तेज़ी से मल्टीप्लाई होगा और अपने क्लोन्स बना लेगा। ये देखिए ये क्लोन्स बन रहे हैं इसके, इनको कहेंगे प्लाज्मा सेल्स। ये खूब सारे क्लोन्स बन गए, ठीक है। इसी तरह से ये जो दूसरा वाला है, ये दूसरा वाला भी हम देखेंगे अपने क्लोन्स बना रहा है। ये लीजिए क्लोन्स बना रहा है। तीसरा वाला जो है, ये तीसरा वाला भी जाकर अपने क्लोन्स बनाएगा। देखिए ये क्लोन्स बना रहा है अपने। ये सब प्लाज्मा सेल्स हैं और ये प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडी बनाना शुरू करेंगे, एंटीबॉडी जनरेट करेंगे भाई। तो एंटीबॉडी तीनों से ही निकलेगी। वो तीनों एंटीबॉडीज़ किस तरह की होंगी, एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी अलग होंगी, क्योंकि 3 अलग अलग एपिटोप को पहचान रही है इसलिए। जैसे कि इस वाले प्लाज्मा सेल से जो एंटीबॉडी निकलेगी वो कुछ इस शेप की होगी। ये देखिए ये एंटीबॉडीज़ बन रही हैं। अब ये किसी एक एपिटोप को ही पहचानती है, एक विशेष आकृति के एपिटोप, एक विशेष शेप के एपिटोप को ही पहचानती है एंटीजन के। इसी तरह जो ये दूसरा है, अपन रेड वाले सेल की अगर बात करें तो रेड वाले सेल्स में जो एंटीबॉडी बनेगी उसकी शेप थोड़ी सी अलग होगी, वो एक अलग तरह की एपिटोप को पहचानने वाली होगी। ये देखिए ये वाली निकल रही हैं, ये देखिए ये भी एंटीबॉडीज़ हैं। एंटीबॉडीज़ मैंने बताया था ना, प्रोटीन्स होती हैं जो एंटीजन के एक विशेष हिस्से एपिटोप से जुड़ती हैं। इसी तरह ये तीसरे वाली जो है, इन तीसरे वाले के बारे में अपन बात करते हैं। इनसे निकलने वाली एंटीबॉडी का शेप थोड़ा डिफरेंट होगा। ये देखिए
सो दीज एंटीबॉडीज आर ऑल्सो देयर। अब आप क्या देख रहे हैं, ये जो एंटीबॉडीज सारी की सारी हैं, ये सब मिलाकर ये सब एक ही सीरम में एक ही साथ बैठी हैं, और चूंकि जब एक ही साथ बैठी हैं तो आप इसको पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज बुलाओगे। ऑल दीज एंटीबॉडीज टुगेदर they can recognize, they can identify, they can bind to different epitopes of a single antigen, therefore you call them as polyclonal antibodies। और ये polyclonal antibodies ये भी important हैं बीमारी वगैरह से लड़ने में, किसी एक एंटीजन के बहुत सारे एपिटोप्स को पहचानने में। लेकिन एक ये गड़बड़ हो सकती है कि भाई कुछ अलग अलग पैथोजेंस अपने एंटीजन के ऊपर कुछ एपिटोप सिमिलर से दिखाते हैं, तो इसमें आइडेंटिफिकेशन में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी के कुछ एंटीबॉडीज़ किसी दूसरे एंटीजन के किसी दूसरे एपिटोप से भी जुड़ सकती हो। ऐसे समय में आइडेंटिफिकेशन में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। ऐसे समय में हम कह सकते हैं कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो किसी स्पेसिफिक एपिटोप को पहचानने के लिए होती है, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है आइडेंटिफिकेशन में। पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी में कन्फ्यूजन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, बट स्टिल पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ किसी बीमारी को काबू में लाने के लिए अच्छी मानी जाएगी। तो इसी के साथ अपन इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। इफ़ यू हैव लाइक दिस लेक्चर, you just subscribe it, push the bell button, and it's all for today. Thank you.